हे एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय चैनल सिद्धार्थ एंड यूपीएससी। इस वीडियो में मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की पीटी 365 कवर करूंगा। इस बुकलेट को मैं 4 पार्ट्स में कवर कर रहा हूं, जिसमें इस दूसरे पार्ट में मैं पेज नंबर 22 पेज नंबर 56 कवर करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकूं। और मैं इस पीटी का वो कंटेंट जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जो कि आप छोड़ के भी चल जाओ तो भी कोई इशू नहीं है, उस कंटेंट को मैं कवर नहीं करूंगा। सो ओनली दैट कंटेंट फ्रॉम द पीटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर वो कंटेंट जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ठीक ठाक हैं, वो कंटेंट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इन टॉपिक्स की लिस्ट है जो पेज नंबर 20 टू पेज नंबर 56 के बीच में है। इन पेजेस में इन टॉपिक्स को कवर किया गया है, और इन सब टॉपिक्स को मैं वन बाय वन इस वीडियो में कवर करूँगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि सिंपल लैंग्वेज में विजुअल्स के साथ आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो पहले वी विल स्टडी अबाउट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1948 में। इसका हेडक्वार्टर्स है लंदन में, और इसका पर्पस है शिपिंग, जो कि एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसको सेफ, सिक्योर, एफिशिएंट और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाना। इसके 176 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया भी आता है। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आती है असेंबली, काउंसिल और 5 मेन कमेटीज़। एक बार आईएमओ की जो काउंसिल है उसको देखते हैं। आईएमओ काउंसिल है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन आईएमओ की। इस काउंसिल का काम है पूरी आईएमओ की जो फंक्शनिंग है, जो आईएमओ का सारा काम है, उसको सुपरवाइज करना। आईएमओ काउंसिल में इन टोटल 40 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो इलेक्ट करती है आईएमओ की असेंबली। और जो ये 40 मेंबर्स होते हैं आईएमओ काउंसिल में, इनकी टर्म होती है 2 साल की। जो आईएमओ काउंसिल के 40 मेंबर्स हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। ये कैटेगरीज हैं कैटेगरी ए, बी और सी। कैटेगरी ए में वो कंट्रीज आते हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं शिपिंग की जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि कंपनीज होती हैं जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं थ्रू शिप्स। ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने में जो कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं वो कैटेगरी ए में आते हैं। कैटेगरी बी में वो कंट्रीज़ आते हैं जो इंटरेस्टेड हैं इंटरनेशनल ट्रेड में थ्रू सी, यानी कि सी के थ्रू ट्रेड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रोवाइडिंग शिपिंग सर्विसेज। इंडिया रिसेंटली इसी कैटेगरी में, कैटेगरी बी में री इलेक्ट हुआ था। और लास्ट कैटेगरी है कैटेगरी सी। इस कैटेगरी में वो कंट्रीज आते हैं जिनका इंटरेस्ट है मैरीटाइम नेविगेशन और ट्रांसपोर्ट में। प्लस कैटेगरी सी में इस तरह के मेंबर्स को चुना जाता है। ये मतलब एक और ये सेकंड क्राइटेरिया है कैटेगरी सी में मेंबर बनने का। कैटेगरी सी में इस तरह से मेंबर्स को चुना जाता है कि सभी मेजर जोग्राफिकल एरियाज जो हैं वो रिप्रेजेंटेड हो, यानी कि इस कैटेगरी में आपको एशिया से भी कुछ मेंबर्स मिलेंगे, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ, साउथ अमेरिका, हर जगह से आपको इसमें कंट्रीज मिलेंगे। तो इस तरह से कैटेगरी सी के मेंबर्स को चुना जाता है। जैसे मैंने आपको पर्पसेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन में बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन शिपिंग को एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाने में एफर्ट डालती है। सो इट्स अचीवमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर गोल इंक्लूड, एक तो होगी मार्पोल कन्वेंशन। ये कन्वेंशन इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर बनी थी, और ये एम करती है जो शिपिंग से पॉल्यूशन होता है उस पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने में। सेकेंड इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरियाज। ये कुछ स्पेशल एरियाज हैं इन ओशन एंड सीज जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स एनवायरमेंट पॉल्यूशन, यानी कि अगर एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है तो इन सेंसिटिव एरियाज पर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। सो इन एरियाज को डेजिग्नेट किया गया है एज पर्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरियाज बाय द आईएमओ, और इन एरियाज को स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है एज फार एज एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज कंसर्न। थर्ड इज लंदन डंपिंग कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। ये कन्वेंशन फोकस करती है इन रेगुलेटिंग सी वेस्ट डंपिंग, और साथ में ये कन्वेंशन प्रमोट करती है एफर्ट्स किस चीज़ में, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में, जैसे कि कार्बन कैप्चर हो गया और कार्बन स्टोरेज हो गया। ठीक है, ये कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल आती है अंडर आईएमओ। नेक्स्ट इज आईएमओ 2020 रूल। देखो शिप फ्यूल से चलती है, ठीक है, और इस फ्यूल में सल्फर होता है जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। सो इस 2020 रूल में कितना सल्फर यूज़ हो सकता है शिप के फ्यूल में, उसकी लिमिट को डिक्रीज कर दिया गया है। यानी कि अब जो मैक्सिमम लिमिट है सल्फर की विच कैन बी यूज्ड इन अ शिप फ्यूल, दैट इज लेस दैन व्हाट इट वाज बिफोर। ठीक है, नाउ लास्ट इज एनर्जी एफिशिएंसी एग्जिस्टिंग शिप इंडेक्स। इस इंडेक्स के थ्रू किसी भी शिप की एनर्जी एफिशिएंसी कैलकुलेट करी जा सकती है, और 2023 से ये शिप इंडेक्स मैंडेटरी कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है सभी शिप्स के लिए, यानी कि सभी शिप्स को अपना अपना शिप इंडेक्स कैलकुलेट करना है। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो ये पता चलेगा कि कौन से शिप्स एनर्जी एफिशिएंट
हैं और कौन सी नहीं हैं। और दूसरी हर शिप का कार्बन इंटेंसिटी इंडिकेटर, जिसको CII भी बोलते हैं, वो भी कैलकुलेट करा जा सकता है। और हर शिप को CII रेटिंग दी जा सकती है। एंड ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एग्जिस्टिंग शिप इंडेक्स का जो डेटा आएगा हर शिप का, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आती है कुछ कन्वेंशंस जो कि रिलेटेड है मैरीटाइम सिक्योरिटी से, जिनमें IMO का रोल रहा है। इनमें सबसे पहले आती है सोलास कन्वेंशन 1974। सोलास कन्वेंशन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ। इस कन्वेंशन के थ्रू शिप बिल्डिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं ताकि जो शिप्स बनेंगी वो सेफ हो। ये स्टैंडर्ड्स रेगुलेट करते हैं शिप्स की कंस्ट्रक्शन को, शिप्स में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स को, एक्सेट्रा। सो इससे ओवरऑल शिप्स की जो सेफ्टी होगी वो एनहांस होगी। नेक्स्ट इज जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट अराउंड वेस्टर्न इंडियन ओशन। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट डील करता है विथ पायरेसी। जो पायरेट्स होते हैं प्राइमरीली सोमालिया में होते हैं। सोमालियन पायरेट्स का आपने नाम सुना होगा। ये शिप्स को हाईजैक करते हैं, उन शिप्स में जितना भी सामान होता है वो सब लूट के ले जाते हैं। सो पायरेसी जो है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम रही है इंडियन ओशन में, एंड स्पेसिफिकली वेस्ट एशिया और अफ्रीका के आसपास का जो एरिया है इंडियन ओशन का, वहाँ पर। सो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट इसी को ही एड्रेस करता है। और ये एड्रेस कैसे करता है इस इशू को? ये बेसिकली एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, एक सेट ऑफ रूल्स बनाता है, एक सिस्टम बनाता है फॉर ऑल द शिप्स पासिंग थ्रू दैट एरिया। इन सभी शिप्स को ये जो सब रूल्स हैं इस कोड ऑफ कंडक्ट में, वो फॉलो करने हैं और इससे पायरेसी की पॉसिबिलिटी मिनिमाइज हो सकती है। अच्छा, इस कोड ऑफ कंडक्ट में अमेंडमेंट हुई थी लेटर ऑन, जिसको बोलते हैं जेडा अमेंडमेंट टू द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। जेडा अमेंडमेंट में इस कोड ऑफ कंडक्ट को एक्सपैंड किया गया, यानी कि इसमें और इश्यूज से रिलेटेड सेट ऑफ रूल्स बनाए गए। पहले तो इस कोड ऑफ कंडक्ट में सिर्फ पायरेसी से रिलेटेड रूल्स थे, लेकिन अब विद जेडा अमेंडमेंट और इश्यूज जो शिप्स फेस करती है या फिर ऐसे क्राइम्स जिनमें शिप्स का यूज़ होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइज क्राइम, मैरीटाइम टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल फिशिंग एक्सेट्रा, इन सब इश्यूज़ पर रूल्स बनाए गए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जिसमें IMO का रोल रहा है इन मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन, और ये है IMO's मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी एंड फैसिलिटेशन कमेटी। ये कमेटीज़ बनाई गई थी ड्रग्स की स्मगलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर थ्रू मैरीटाइम रूट, उसको टैकल करने के लिए। जैसे कि कंबोडिया से इंडिया की तरफ ड्रग्स स्मगल हो रहे हैं शिप्स में जो कंटेनर्स होते हैं उनमें छुपाकर। सो ऐसे केसेस को एड्रेस करती हैं और रेगुलेट करती हैं दोनों कमेटीज़। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज G7। G7 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7, जो कि 7 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। ये 7 कंट्रीज़ वर्ल्ड के मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ है। ये G7 ग्रुप एक इनफॉर्मल फोरम है इन 7 देशों का, जिसमें ये कंट्रीज़ डिस्कस करते हैं अबाउट ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसीज़। सो इन 3 डोमेन्स में G7 ग्रुप का फोकस रहता है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? कनाडा, जापान, UK, USA, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ये जो ग्रुप है ये इस्टाब्लिश हुआ था 1975 में, और इन्हीं 7 देशों ने इसको इस्टाब्लिश किया था। लेकिन इन 1998 रशिया ने भी ये ग्रुप ज्वाइन किया था, और 1998 में ये ग्रुप G7 से G8 बन गया। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को, जो कि पहले यूक्रेन का पार्ट था, उसकी इन्वेजन करी, तब रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया और ये ग्रुप G8 से वापस G7 बन गया। G7 ग्रुप एक इनफॉर्मल ग्रुप है, यानी कि इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या फिर स्टाफ नहीं है, लेकिन इसकी समिट एनुअली होती है, हर साल होती है। इन 7 देशों के अलावा EU, यूरोपियन यूनियन भी इस समिट को हर साल अटेंड करता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। अगर G7 कंट्रीज़ का जो टोटल इम्पैक्ट या फिर इन्फ्लुएंस है उसको देखा जाए तो टुगेदर दे फॉर्म 46% ऑफ द वर्ल्ड GDP, 25% ऑफ CO2 एमिशंस एंड 1/10 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और अगर G7 ग्रुप की पास्ट में अचीवमेंट्स को देखा जाए तो इस ग्रुप ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एक फ़ंड बनाने में टू फाइट मलेरिया एंड एड्स, और इस फंड का नाम है ग्लोबल फंड टू फाइट मलेरिया एंड एड्स, और इस फंड को बनाया गया था 2002 में। 2015 में इस ग्रुप ने लॉन्च किया था ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का एम था क्लीन एनर्जी पर रिसर्च और डेवलपमेंट करना विद द एंड गोल ऑफ टैकलिंग क्लाइमेट क्राइसिस। तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो इस ग्रुप ने किया था वो था MNCs की टैक्स एवेजन को रोकने के लिए ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट सेट करना, विच वॉज एटलीस्ट 15%। तो अब कंपनीज कहीं पर भी ऑफिस खोलें, कहीं पर भी अपने गुड सेल करें, उनको कम से कम 15% टैक्स देना पड़ेगा। कितना एक्चुअली देना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा कंट्री टू कंट्री, बट कम से कम 15% टैक्स देना पड़ेगा।
टैक्स एवेजन तो आई एम श्योर आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फोर्थ थिंग, चौथी चीज़ जो इस ग्रुप ने करी थी वो थी लॉन्च करना पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII को। ये PGII फोकस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। रिसेंटली जापान के हिरोशिमा सिटी में G7 कंट्रीज़ की 49th समिट हुई थी, जिसका प्रेसिडेंट जापान ही था, और इस समिट में इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द ग्रुप, बट इंडिया को एज एन इन्वाइटी बुलाया गया था। और इस समिट के दौरान एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट, राइज, RISE। ये राइज इनिशिएटिव है दो एंटिटीज़ का, G7 ग्रुप एंड द वर्ल्ड बैंक। इस इनिशिएटिव के थ्रू जो सप्लाई चेन्स हैं फॉर क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। और स्ट्रेंथन कैसे करेंगे सप्लाई चेन्स को? उनको डाइवर्सिफाई करके। डाइवर्सिफिकेशन से ये होगा कि एक पर्टिकुलर सप्लाई चेन रूट पर या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री पर डिपेंडेंसी ना आए। जैसे कि डिपेंडेंसी देखी गई थी ड्यूरिंग कोविड, जब चाइना शटडाउन हुआ था। इससे ये लेसन लिया गया कि सप्लाई चेन्स जितनी ज़्यादा डाइवर्स हो, उतनी ही डिपेंडेंसी डिक्रीज होगी ऑन अ पर्टिकुलर कंट्री और ऑन अ पर्टिकुलर कंपनी। इस इनिशिएटिव से जो क्लीन एनर्जी की सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई किया जाएगा। इसके अलावा इस इनिशिएटिव के थ्रू एक और चीज़ करी जाएगी, वो ये है कि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा ताकि उन कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो सके क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन में। और ये इनिशिएटिव है टोटल $40 मिलियन का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। GCC मिडिल ईस्ट के 6 देशों का एक ग्रुप है जो कि फोकस करता है आपस में कोऑपरेशन इंक्रीज करने में इन 2 डोमेन्स। ये डोमेन्स है पॉलिटिकल कोऑपरेशन और इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये 6 कंट्रीज़ हैं सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। GCC ग्रुप एस्टैब्लिश हुआ था 1981 में सऊदी अरेबिया की रियाद सिटी में, और इसका हेडक्वार्टर्स भी इसी सिटी में है, रियाद में। इस ग्रुप की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, और ये चीज़ याद रखना कि ये ग्रुप सऊदी अरेबिया लीड करता है, और ईरान जो कि सऊदी अरेबिया के फ्रेंडली कंट्रीज़ में नहीं आता, वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। GCC कंट्रीज़ अगर एज अ ग्रुप हम देखें तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड GCC ग्रुप के साथ एज अ होल करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन लीगल असिस्टेंस अब्रॉड। आपने लास्ट ईयर ये न्यूज़ पढ़ी होगी जिसमें इंडियन नेवी के एक सर्विसमैन को 8 थे शायद से, उनको डेथ पेनल्टी दी गई थी कतर में। तो ऐसे केसेस में इंडियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स की हेल्प कैसे कर सकती है, इसको देखते हैं एक बार। इंडिया के जो मिशंस होते हैं अब्रॉड, एम्बेसीज होती हैं, वो असिस्ट कर सकती हैं अपने सिटीजन्स को, इंडिया के सिटीजन्स को कोर्ट केसेस में फ़ाइट करने में। ये असिस्टेंस हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसा प्रोवाइड करना, या फिर इंटरप्रेटर्स प्रोवाइड करना, या फिर लॉयर्स प्रोवाइड करना, एक्सेट्रा। और इस असिस्टेंस के लिए पैसा आता है थ्रू द इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड। अच्छा, ये जो असिस्टेंस है फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। ये असिस्टेंस PIO और OCI के जो कार्ड होल्डर्स होते हैं उनके लिए नहीं है। एक बात याद रखना कि इंडिया के जो मिशंस होते हैं बाहर के कंट्रीज़ में, वो खुद से फाइट नहीं करते अपने सिटीजन्स के लिए कोई भी केस, वो बस असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अपने सिटीजन्स को। जो केसेस होते हैं कोर्ट्स में बाहर इंडियन सिटीजन्स के, वो सिटीजन्स को खुद ही फाइट करने पड़ते हैं। अच्छा, बाय द वे, ये जो टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मिशंस, इसका मतलब क्या है? मिशन जो टर्म है इसमें आते हैं दोनों एम्बेसीज और काउंसलेट्स। जैसे कि इंडियन मिशन इन USA, इसमें आती है इंडियन एम्बेसी जो कि लोकेटेड है US की कैपिटल में, वाशिंगटन DC में। और इंडिया के सभी काउंसलेट्स जो कि US के अलग अलग सिटीज़ में लोकेटेड हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है जो कि फॉर्म हुआ था 1949 में बाय द वाशिंगटन ट्रीटी। ये अलायंस बना था जब कोल्ड वॉर स्टार्ट ही हुई थी, और इस अलायंस का मेन काम था USSR को टैकल करना। USSR USA का मेन राइवल था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, और तभी ये अलायंस USA ने बनाया था टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ USSR स्पेशली इन यूरोप। USSR तो ब्रेक हो गया 1991 में, लेकिन नेटो अभी भी एक्टिव है। नेटो में टोटल 32 मेंबर्स हैं, जिसमें से 30 मेंबर्स यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और बाकी 2 जो मेंबर्स हैं वो हैं USA और कनाडा। कुछ यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ऐसे हैं जो कि नेटो का पार्ट नहीं है। सो देर आर सम कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द नेटो। इनमें आते हैं ऑस्ट्रिया,
साइप्रस, आयरलैंड और माल्टा। और रिसेंटली दो ऐसे देश हैं जिन्होंने नेटो ज्वाइन करी है, जिनमें आते हैं स्वीडन और फिनलैंड। इन दो कंट्रीज ने अभी रिसेंटली नेटो में मेंबरशिप ली है। नेटो का जो हेडक्वार्टर्स है वो है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में। और नेटो का जो आइडिया है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस का प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर किसी एक मेंबर कंट्री पर अटैक होता है तो इसको सभी मेंबर कंट्रीज पर अटैक कंसिडर किया जाएगा। यानी कि अगर इन 32 कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री पर अटैक होता है तो जो रिटालिएशन या फिर रिस्पॉन्स होगा उसमें सारे 32 कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे। दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिव डिफेंस। और नेटो में जो ये कलेक्टिव डिफेंस का प्रिंसिपल है ये इम्प्लीमेंट होता है थ्रू आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो ट्रीटी। इसमें कैसे होता है ये, अगर एक मेंबर कंट्री पर एक्सटर्नल अटैक होता है तो वो कंट्री आर्टिकल 5 इन्वोक कर देगा। और ये आर्टिकल इन्वोक करने के बाद सभी मेंबर कंट्रीज उस एक्सटर्नल कंट्री पर मिलकर रिटालिएट करेंगे। ये आर्टिकल 5 सिर्फ एक बार इन्वोक हुआ है अब तक, जो कि था 9/11 के बाद। 9/11 के बाद यूएस ने इस आर्टिकल को इन्वोक किया था। नेटो का ये जो पूरा कंसेप्ट है कलेक्टिव डिफेंस का, ये डिराइव हुआ है थ्रू आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर। इस आर्टिकल 51 में ये चीज़ लिखी हुई है कि हर कंट्री के पास इंडिविजुअल या फिर कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का राइट है अगर इस कंट्री पर एक आर्म्ड अटैक होता है तो। ठीक है। सो एज अ मैटर ऑफ राइट अ कंट्री कैन रिटालिएट इफ अटैक्ड बाय सम अदर कंट्री। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेजर नॉन नेटो अलाइ स्टेटस। ये स्टेटस यूएस देता है कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ को जो कि नेटो का पार्ट नहीं है लेकिन यूएस के बहुत क्लोज है। ये स्टेटस यूएस जिस कंट्री को देता है उस कंट्री को यूएस असिस्ट करता है डिफेंस और सिक्योरिटी के फील्ड में। सो डिफेंस और सिक्योरिटी के फील्ड में कोऑपरेशन काफ़ी क्लोज होता है यूएस और यूएस के जो नॉन नेटो अलाइ मेंबर्स हैं उनका। लेकिन ये नॉन नेटो अलाइ मेंबर्स नेटो से डिफरेंट हैं इन द सेंस दैट जो नेटो के कंट्रीज़ हैं वो तो कलेक्टिव डिफेंस के एग्रीमेंट में आते हैं। सो नेटो में तो सिक्योरिटी की कमिटमेंट है, यानी कि किसी नेटो के मेंबर से जर्मनी पर कल को रशिया ने अटैक कर दिया तो फिर अगर जर्मनी नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसको वो कर देता है तो यूएस और फिर बाकी नेटो के कंट्रीज जर्मनी की हेल्प के लिए आएंगे और फिर सारे नेटो कंट्रीज मिलकर रशिया पर रिटालिएट करेंगे। लेकिन ऐसा नॉन नेटो अलाइ कंट्री के साथ नहीं है। अगर यूएस किसी नॉन नेटो अलाइ कंट्री से सपोज जापान पर कल को चाइना अटैक कर देता है तो ऐसी कोई यूएस की कमिटमेंट नहीं है कि उसको जापान की हेल्प के लिए आना ही होगा। सो देर इज़ नो सिक्योरिटी कमिटमेंट विद नॉन नेटो अलाइ कंट्रीज। बस एक एनहांस्ड लेवल पर डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन होगा बिटवीन यूएस एंड इट्स नॉन नेटो अलाइ मेंबर्स। यूएस ने अब तक 30 कंट्रीज़ को नॉन नेटो अलाइ मेंबर्स का स्टेटस दे रखा है, जिनमें आते हैं जापान, साउथ कोरिया, इसराइल एक्सेट्रा। इंडिया यूएस का नॉन नेटो अलाइ नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नेटो +5 ग्रुप के बारे में। नेटो +5 में नेटो ऑर्गेनाइजेशन है और साथ में 5 फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं नेटो के, जिनमें आते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इसराइल और साउथ कोरिया। इस नेटो +5 की ग्रुपिंग के थ्रू कोऑपरेशन इंक्रीज होगा इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड इंटेलिजेंस बिटवीन नेटो एंड दीज 5 कंट्रीज। रिसेंटली यूएस के पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसके थ्रू इंडिया को इस नेटो +5 का 6th मेंबर कंट्री बनाने का प्रपोजल रखा गया। लेकिन इंडिया ने इस नेटो +5 ग्रुप को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अगर इंडिया इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता तो जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी है जिसके थ्रू इंडिया रिलेशंस में बैलेंस मेंटेन करके रखता है बिटवीन राइवल कंट्रीज, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जो कि काम करती है टैकल करने में मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और बाकी ऐसे काम जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक थ्रेट हो सकते हैं। बट प्राइमरली ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के इशूज़ को रिजॉल्व करती है। FATF एस्टैब्लिश हुई थी बाय द G7 कंट्रीज़ इन 1989। इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस में है और इस ऑर्गेनाइजेशन में 37 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिनमें इंडिया भी आता है। अपार्ट फ्रॉम दीज 37 मेंबर कंट्रीज़ 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसमें मेंबर्स हैं। इनमें आती हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC और यूरोपियन यूनियन। इंडिया ने FATF ज्वाइन किया था 2010 में। अच्छा, जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम है वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना बाय डीलिंग विद इश्यूज जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को वीक करते हैं, जिनमें मेनली 2 इश्यूज आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों इश्यूज से डील कैसे करती है?
एफएटीएफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सेट करती है रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, जिनको बोलते हैं ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स, एज वेल एज रिलेटेड टू टेरर फाइनेंसिंग, जिनको बोलते हैं काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स उन सभी कंट्रीज़ को जो कि एफएटीएफ का पार्ट है उनको फॉलो करने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम सेटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, देयर आर 9 बॉडीज़ जिनका काम है एफएटीएफ की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना, और साथ में जो पॉलिसीज़ एफएटीएफ बनाता है उनके बेसिस पर जो रिकमेंडेशंस बनती हैं इन सब में अपने इनपुट्स देना। ये जो 9 बॉडीज़ हैं ये रीजनल इन नेचर हैं, यानी कि हर बॉडी एक पर्टिकुलर रीजन पर फोकस करती है। इसमें अगर एक बॉडी का मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये होगी एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को टैकल करने के लिए हर कंट्री की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है और इन दो डोमेन्स में कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस को देखता है। और ये पूरी हर कंट्री की परफॉर्मेंस को देखते हुए एफएटीएफ दो तरह की लिस्ट बनाता है। इनमें से पहले लिस्ट है उसको बोलते हैं ग्रे लिस्ट। इस लिस्ट में एफएटीएफ उन कंट्रीज़ को डालता है जो कि अकॉर्डिंग टू एफएटीएफ टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करते हैं और इन दोनों एक्टिविटीज़ के लिए एक सेफ हेवन की तरह काम करते हैं। इस लिस्ट में जो कंट्रीज़ होते हैं उन पर एफएटीएफ कुछ इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस लगाता है और साथ ही में एक लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशंस भी देता है कि भाई इस लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशंस को जब आप पूरा कर लोगे तो फिर यू विल बी आउट ऑफ दिस लिस्ट और सारे रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस आपके ऊपर से हट जाएंगे। सो दिस इज द ग्रे लिस्ट। सेकेंड लिस्ट है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में एफएटीएफ उन कंट्रीज़ को डालता है जो कि अकॉर्डिंग टू एफएटीएफ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और टेरिटरीज एनसीसीटीज़ हैं। इन कंट्रीज़ पर सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू कंट्रीज़ इन द ग्रे लिस्ट। कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स देखे तो एफएटीएफ ने रशिया की मेंबरशिप टर्मिनेट करी है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव किया। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव किया था इन 2022। उससे पहले पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट का पार्ट था और एफएटीएफ ने साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को ऐड किया है रिसेंटली इन द ग्रे लिस्ट। एक रिपोर्ट जो कि एफएटीएफ रिलीज़ करता है वो है क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरपोल। इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1923 में और इसका हेडक्वार्टर्स है लायन, फ्रांस में। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन बिटवीन पुलिस फोर्सेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। इंटरपोल में टोटल 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। अगर इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है इंटरपोल की। इस जनरल असेंबली में सारे मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे यूएन की जनरल असेंबली पता है ना आपको, जिसमें सारे कंट्रीज बैठकर वोटिंग करते हैं मेजर डिसीजंस पर। बस वैसे ही ऐसे ही ये जनरल असेंबली भी है जहाँ पर मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। दूसरा है जनरल सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट में इंटरपोल का डे टू डे वर्क होता है लाइक एनी अदर सेक्रेटेरिएट एनीवेयर। थर्ड इज एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी में 13 मेंबर कंट्रीज होते हैं और ये जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। एंड द लास्ट इज नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज, एनसीबीज। एनसीबीज का क्या सीन है कि देखो हर कंट्री में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि सिक्योरिटी के डोमेन में वर्क करती हैं। जैसे कि इंडिया में सिक्योरिटी के डोमेन में वर्क करती है आईबी, रॉ, सीबीआई एक्सेट्रा। अब जो हर मेंबर कंट्री अपनी सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चुनेगा जिसका काम होगा इंटरपोल से रिलेटेड सारे काम संभालना। जैसे कि कभी इंटरपोल से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या फिर कभी इंटरपोल को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हो तो वो सब होगा वाया दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये ऑर्गेनाइजेशन होगी बेसिकली फोकल पॉइंट जो कि अपने कंट्री का पूरा काम जो इंटरपोल से रिलेटेड है वो सब संभालेगी। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। इंडिया ने सीबीआई को अपना नेशनल सेंट्रल ब्यूरो बनाया है। इंडिया का इंटरपोल से रिलेटेड कुछ भी काम हो वो सीबीआई संभालेगी, ठीक है। इंटरपोल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू अलग अलग कंट्रीज़ की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट कर सकती है। ऐसा मत समझना कि इंटरपोल अपने आप में ही एक काइंड ऑफ पुलिस फोर्स है। इट इज़ नॉट अ पुलिस फोर्स एंड इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड देयरफॉर इट हैज़ नो पावर टू अरेस्ट अ पर्सन और इन्वेस्टिगेट एनी क्राइम। इट इज़ ओनली अ प्लेटफॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और क्योंकि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ये पुलिस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, इंटरपोल वर्ल्ड की अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैंडेटेड है या फिर जिसको अलाउड है पुलिस इंफॉर्मेशन शेयर करने का।
इंटरपोल ने इन द पास्ट कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। इनमें आते हैं इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क। ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था 1935 में, और इसके थ्रू एक इंडिपेंडेंट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया गया था जिसको यूज़ किया गया था बाय द क्रिमिनल पुलिस अथॉरिटीज़। सेकेंड नेटवर्क है आई कोड प्रोग्राम। इस इनिशिएटिव के थ्रू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेटा से एक्शनेबल इंटेलिजेंस एक्सट्रैक्ट करी जाएगी। यानी कि जो डेटा ऑलरेडी पुलिस अथॉरिटीज़ या फिर गवर्नमेंट के पास होगा, उससे ऐसी इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी जिस पर एक्शन लिया जा सके। थर्ड इनिशिएटिव इज 7 ग्लोबल पुलिसिंग गोल्स। ये गोल्स इंटरपोल ने क्रिएट किए हैं, एंड दीज गोल्स अलाइन विद द 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एक रिपोर्ट जो कि इंटरपोल रिलीज़ करती है वो है ग्लोबल क्राइम ट्रेंड्स रिपोर्ट। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरपोल को कोई इन्वेस्टिगेशन या फिर अरेस्ट नहीं करती है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पुलिस फोर्सेस ऑफ मेंबर कंट्रीज़ इंटरपोल कुछ तरह के नोटिस जारी करती है। ये नोटिस काम करते हैं एक तरह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग का ही। मैं आपको ये नोटिस की लिस्ट आपके आगे प्रेजेंट करता हूँ, साथ में ये भी बताता हूँ कि ये नोटिस क्या स्पेसिफाई करते हैं। पहला है पर्पल नोटिस। ये डिनोट करता है मॉडस ऑपरेंडी। दिस इज इशूड व्हेन इंटरपोल सीक्स और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मेथड्स यूज बाय अ क्रिमिनल। सेकेंड है ऑरेंज नोटिस फॉर इमिनेंट थ्रेट। ये यूज़ होता है जब इंटरपोल को वार्न करना है किसी मेंबर को अबाउट अ पोटेंशियल थ्रेट इन फ्यूचर। किसी मेंबर कंट्री को इंटरपोल को जब भी वार्न करना होता है कि भाई कोई थ्रेट आने वाला है या फिर ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है इंटरपोल के पास, तब इंटरपोल ऑरेंज नोटिस को जारी करता है। थर्ड इज ग्रीन नोटिस फॉर वार्निंग एंड इंटेलिजेंस। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड वार्निंग अबाउट अ पर्सनस क्रिमिनल एक्टिविटीज़। Next is black notice for unidentified bodies. Then is blue notice. This is released when Interpol is asking for additional information. Then is yellow notice. This is for missing persons. And then is a red notice. This is for wanted persons. एक और पॉइंट इंटरपोल को लेकर CBI अकाडमी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है इंटरपोल ग्लोबल अकाडमी नेटवर्क को। ठीक है। Now there is a convention called as Marcolan Convention. इस कन्वेंशन का ऑफिशियल नेम है काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। इस कन्वेंशन का पार्ट कई सारे कंट्रीज हैं, और ये कन्वेंशन एम करती है मैच फिक्सिंग जो कि स्पोर्ट्स में होती है उसको टैकल करना। ये कन्वेंशन इंटरपोल के अंडर ही आती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA। ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1997 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसके दो एम्स हैं, रीजनल कोऑपरेशन यानी कि इंडियन ओशन के आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच कोऑपरेशन इंप्रूव करना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करना। इसके टोटल 23 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। विद इन IORA एक बॉडी है जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। इस बॉडी में जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सबके फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं, और ये सब फॉरेन मिनिस्टर्स साल में एक बार मिलते हैं। यानी कि काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, ये जो काउंसिल है दिस मीट्स वंस इन अ ईयर। ठीक है। और काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स IORA की एपेक्स या फिर हाईएस्ट बॉडी है। इन 2023 इस बॉडी की मीटिंग कंडक्ट हुई थी कोलंबो, श्रीलंका में। अगर IORA का एक्सटेंड देखा जाए तो ये ग्रुप रिप्रेजेंट करता है 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इस एरिया से पास होता है। सो इंडियन ओशन रिम की जो लोकेशन है वो काफ़ी क्रूशियल और स्ट्रेटिजिक है। इंडिया IORA का चेयरमैन बनेगा फ्रॉम 2025 टू 2027, यानी कि 2 साल के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन FIPIC। ये फोरम लॉन्च हुआ था इन 2014, और इसमें अपार्ट फ्रॉम इंडिया 14 पैसिफिक ओशन के कंट्रीज़ हैं। इनमें आते हैं कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, निउवे, पालाउ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू और वानातू। रिसेंटली इस फोरम की समिट हुई थी इन पोर्ट मोरेस्बी जो कि कैपिटल है PNG की। और इस समिट में इंडिया ने 12 पॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था फॉर डेवलपमेंट ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़। थोड़ी इन्फॉर्मेशन पैसिफिक आइलैंड्स के बारे में मैं आपको देता हूँ। ये जो टोटल आइलैंड्स है पैसिफिक ओशन में, ये डिवाइडेड हैं 3 मेजर ग्रुप्स में। ये ग्रुप्स है मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। अब आपको पता होगा कि अंडर UN क्लॉज हर कंट्री का 200 नॉटिकल माइल्स जो कि होता है अराउंड 370 किलोमीटर्स
इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। जैसे कि जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वहाँ से 370 किलोमीटर्स आगे तक पानी में जितना भी पूरा एरिया बनता है, ये सब इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। और कोई भी कंट्री अपने खुद के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फ्रीली ट्रैवल कर सकता है और उस एरिया में अंडर वाटर जो भी रिसोर्सेज हैं जैसे कि मिनरल्स एक्सेट्रा उनको यूज़ कर सकता है। और ये लागू होता है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ पर भी। हर एक पैसिफिक आइलैंड कंट्री का अपना 200 नॉटिकल माइल का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। सो अगर इन सब आइलैंड्स को एक साथ में देखें एज वन एंटिटी और इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को भी साथ में कंसीडर करें, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया बनता है और यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। सो दैट्स वाई पैसिफिक आइलैंड्स पर आजकल सभी बड़े कंट्रीज़ का फोकस बना हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया, यूएसए, चाइना एक्सेट्रा। इंडिया में आपको पता होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड है। सो आईएसए का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर या फिर STARC इनिशिएटिव। अंडर दिस इनिशिएटिव स्टार सेंटर्स बनाए जाएंगे इन वेरियस कंट्रीज और ये स्टार सेंटर्स प्रमोट करेंगे यूसेज ऑफ सोलर एनर्जी। और वो कैसे करेंगे? ये सेंटर्स शेयर करेंगे टेक्नोलॉजी, नॉलेज और एक्सपर्टीज रिलेटेड टू सोलर एनर्जी विद मेंबर कंट्रीज। ये जो स्टार सी प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय 2 एंटिटीज़। एक तो होगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसके अंडर ये इनिशिएटिव है और दूसरी होगी यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नाउ इंडिया इज थिंकिंग ऑफ एक्सपैंडिंग दिस स्टार सी प्रोजेक्ट टू पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज एज वेल। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एस्टैब्लिश हुआ था 2015 में और इसका मेन एम था रशिया का जो फार ईस्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। रिसेंटली 8th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की समिट हुई थी व्लादिवोस्टॉक में, जो कि एकदम एक्सट्रीम ईस्ट में आता है रशिया के। और इंडिया ने ये समिट को अटेंड किया था। एक बार रशिया का फार ईस्ट रीजन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रशिया का फार ईस्ट रीजन है इसमें आता है फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट रशिया का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है और ये बॉर्डर करता है पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन और 5 और कंट्रीज़ को जिनमें आते हैं चाइना, जापान, मंगोलिया, यूएसए और नॉर्थ कोरिया। ये जो एरिया है ये पूरे रशिया का 1/3 एरिया है और इस एरिया में काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, डायमंड एक्सेट्रा। और इस रीजन में इस रीजन में अगर किसी कंट्री ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है तो वो है चाइना। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। ये बेसिकली 5 कंट्रीज़ का एक इनफॉर्मल ग्रुप है और ये ग्रुप क्या करता है? ये ग्रुप जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करेगा और उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज भी इम्प्रूव करेगा। सो बेसिकली इस ग्रुप के साथ ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे इन द पैसिफिक रीजन। ये 5 कंट्रीज़ हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और जापान। और ये ग्रुप फॉर्म हुआ था 2022 में। नेक्स्ट टॉपिक इज G77 या फिर ग्रुप ऑफ 77 फॉर्म हुआ था 1964 में। जब ये ग्रुप बना था तब इसमें 77 मेंबर्स है, लेकिन अब एट प्रेजेंट इसमें 134 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया। ये जो सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं इस ग्रुप में ये सब ग्लोबल साउथ से हैं। सो दिस G77 ग्रुप रिप्रेजेंट्स द ग्लोबल साउथ। इस G77 ग्रुप्स के एम्स में आते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करना और इंटरनेशनल फोरम्स पर जैसे कि इन द यूनाइटेड नेशंस एक कलेक्टिव फ्रंट, एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करना, ताकि जब डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएशंस कर रहे होंगे किसी इशू पर, तो क्योंकि यूनाइटेड होंगे आपस में सारे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़, सो इनके पास नेगोशिएशन की पावर ज़्यादा होगी और ये सब ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ मिलकर अपनी जो इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे से प्रमोट या फिर प्रोटेक्ट कर पाएंगे। G7 कंट्रीज़ के मेंबर्स में चाइना नहीं आता है, लेकिन चाइना इस ग्रुप के साथ जुड़ता है थ्रू अनदर अरेंजमेंट जिसका नाम है G77 प्लस चाइना। और रिसेंटली G77 प्लस चाइना की समिट हुई थी क्यूबा में। सो ऐसा मत सोचना कि G77 ग्रुप में सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि G77 ग्रुप में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ G24। G24 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया था बाय द G77 ग्रुप। जब ये ग्रुप फॉर्म हुआ था तब इसमें 24 मेंबर्स थे, लेकिन एट प्रेजेंट ये ग्रुप है 28 कंट्रीज़ का।
और इसका एम है डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक यूनाइटेड स्टैंड और एक यूनाइटेड पोजीशन खड़ी करना ऑन डेवलपमेंट एंड मॉनेटरी इश्यूज़। यानी कि जब डेवलपिंग कंट्रीज़ बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएट कर रहे होंगे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस में, जिनमें आते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ऑन डेवलपमेंट एंड मॉनेटरी इश्यूज़, तब इन डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक सेम स्टैंड हो, यानी कि सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ यूनाइट होकर एक सेम स्टैंड लें। इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ की नेगोशिएशन की पावर इंक्रीज़ होगी। इंडिया इस ग्रुप का मेंबर है और चाइना इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, लेकिन चाइना इस ग्रुप का पार्ट है एज अ स्पेशल इन्वाइटी। इस G24 ग्रुप का सेक्रेटेरिएट है आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स में, जो कि लोकेटेड है वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट टॉपिक इज I2U2। I2U2 इनिशिएटिव बेसिकली एक ग्रुप है 4 कंट्रीज़ का, जिनमें आते हैं इसराइल, इंडिया, यूएसए और यूएई। इस ग्रुप का पहली बार मेंशन हुआ था 2021 में ड्यूरिंग द इब्राहिम अकॉर्ड्स। इब्राहिम अकॉर्ड्स बाय द वे साइन हुए थे इसराइल और यूएई के बीच में, और इन अकॉर्ड्स का एम था इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन इंक्रीज करना इन द फील्ड्स ऑफ मैरिटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। अब जो I2U2 ग्रुप है, इसका एम है इन चारों कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप एनहांस करना, स्पेशली इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, और साथ में डिस्कशन करना इन अदर एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। रिसेंटली इस ग्रुप ने एक नया जॉइंट स्पेस वेंचर अनाउंस किया है, जिसका एम है स्पेस बेस्ड टूल्स बनाना फॉर पॉलिसी मेकर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड एंटरप्रेन्योर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑकस। ऑकस 3 कंट्रीज़ का एक सिक्योरिटी रिलेटेड ग्रुप है, जिनमें आते हैं यूएसए, यूके और ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रेलिया। सो इट इज़ अ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये लॉन्च किया गया था इन 2021। इस ग्रुप के थ्रू ये तीनों कंट्रीज एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे को असिस्ट करेंगे सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड मैटर्स में। फॉर एग्जांपल, जब ये ग्रुप बना था तो यूएसए और यूके ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड करी थी, एंड विद दिस ऑस्ट्रेलिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ थी वो स्ट्रेंथन हो गई थी। और रिसेंटली इन तीनों कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके थ्रू ये तीनों कंट्रीज़ मिलकर जॉइंटली ऑपरेट करेंगे डीप स्पेस एडवांस रेडार कैपेबिलिटी DARC को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। IAEA एक इंटर गवर्नमेंट फोरम है, जो कि फाउंड हुआ था 1957 में, और इसका हेडक्वार्टर्स है वियना ऑस्ट्रिया में। और इसका एम है कंट्रीज़ के बीच न्यूक्लियर के फील्ड में साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन को इंक्रीज करना। इंडिया IAEA का फाउंडिंग मेंबर है, और ये ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है कि जितनी भी न्यूक्लियर मटेरियल एक कंट्री के पास में है उसका यूज़ हो पीसफुल पर्पसेस के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थ्रू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस न्यूक्लियर मटेरियल फॉर बिल्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स। अब ये चीज़ IAEA कैसे इंश्योर करता है फॉर ईच कंट्री, इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसको बोलते हैं सेफ गार्ड्स एग्रीमेंट्स। ये एग्रीमेंट्स मेंबर कंट्रीज साइन करते हैं, और जो इन एग्रीमेंट्स में रूल्स और प्रोसीजर्स मेंशन होते हैं वो इन कंट्रीज़ को फॉलो करने होते हैं। ऐसे ही एक सेफ गार्ड एग्रीमेंट इंडिया और इस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में साइन हुआ था 2009 में, जिसका नाम था एग्रीमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेफ गार्ड्स टू सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इन इंडिया। रिसेंटली इंडिया और इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि ये दोनों कोऑपरेट करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को एक्सटेंड करने में इन ग्लोबल साउथ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM। IOM एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1951 में। ये UN सिस्टम का पार्ट है, और इसमें 175 मेंबर्स हैं, जिनमें इंडिया भी आता है। आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन, जैसे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट करना माइग्रेशन के इशू पर, या फिर इंश्योर करना कि जो माइग्रेंट्स हैं उनका बेटर वे में ध्यान रखा जाए, एक्सेट्रा। रिसेंटली IMO ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रयास। इसमें प्रयास की फुल फॉर्म है प्रमोटिंग रेगुलर असिस्टेंट माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स, और ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस प्रोजेक्ट का एम है जो इंडियंस माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया के बाहर, इनमें स्टूडेंट्स हो सकते हैं या फिर वर्कर्स भी, इनके माइग्रेशन को सेफ बनाना। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC। OPEC एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन कंट्रीज़ की जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रीज़ में। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में है, और इसमें 12 मेंबर्स हैं टोटल। सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गेबॉन, लिबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और वेनेजुएला।
इसमें अगर आप देखो तो मिडल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के मेंबर्स प्रेजेंट हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन और ऑयल एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकें, ताकि ऐसा ना हो कि ये कंट्री $100 पर बैरल पर ऑयल सेल कर रहा है और दूसरा कंट्री $20 पर बैरल पर। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो कंट्रीज़ थोड़ा एक्सपेंसिव ऑयल बेच रहे हैं उनकी सेल डिक्रीज़ होगी, और साथ में ऑयल का प्राइस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड इकॉनमी। ये सारे कंट्रीज़ अपनी जो ऑयल की एक्सपोर्ट की पॉलिसी है उसको कोऑर्डिनेट या फिर यूनिफाई करते हैं, ताकि ये कंट्रीज़ बेटर प्राइस डिमांड कर सकें और साथ में प्राइस की स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे। इससे ये भी इंश्योर होगा कि जो ऑयल बाइंग कंट्रीज़ हैं उनको रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑयल मिलेगा। दिस इज़ काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, बायर्स के लिए भी, सेलर्स के लिए भी। कुछ टाइम पहले ओपेक में 12 की जगह 13 मेंबर्स है, लेकिन रिसेंटली अंगोला ने इस ग्रुप से विड्रॉ किया है। अंगोला इज़ नो मोर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक इंश्योर कैसे करता है कि सभी कंट्रीज सिमिलर क्वालिटी ऑफ ऑयल बेचे। इसके लिए ओपेक ने एक बेंचमार्क रखा हुआ है टू इंश्योर क्वालिटी, जो कि है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑयल्स विच इज़ एक्सट्रैक्टेड, और जो इस ऑयल की क्वालिटी होती है दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ ऑयल विच विल बी एक्सपोर्टेड बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज। अब ओपेक के अलावा देयर इज़ अनदर ऑयल रिलेटेड ग्रुप विच इज़ कॉल्ड एज ओपेक प्लस। ओपेक प्लस में ओपेक के सारे मेंबर्स आते हैं और साथ में 10 और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आते हैं। ये 10 कंट्रीज़ हैं रशिया, अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, साउथ सुडान और सूडान। ओपेक प्लस में टोटल 22 मेंबर्स हैं। 12 तो ओपेक कंट्रीज़ हैं और साथ में 10 और कंट्रीज़ हैं। ओपेक प्लस क्रिएट किया गया था 2016 में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। ITF एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 66 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। यह ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक थिंक टैंक है जो रिसर्च करता है ऑन ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़, और इन ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़ में सभी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड है। एंड दिस इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सभी ट्रांसपोर्ट के मोड्स पर काम करती है। बाकी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं वो किसी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट के मोड पर काम करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन एनुअली एक समिट भी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें हर मेंबर कंट्री के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं। दिस समिट इज कॉल्ड एज एनुअल समिट ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकली ऑटोनॉमस है, लेकिन जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो OECD के साथ में इंटीग्रेटेड है, यानी कि OECD के जो स्टाफ मेंबर्स हैं जो OECD का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं वही लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट निकालती है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट आउटलुक। इस रिपोर्ट में कंट्रीज़ की जो ट्रांसपोर्ट की पॉलिसीज़ हैं उनका इम्पैक्ट मेजर किया जाता है। एंड इम्पैक्ट्स ऑन व्हाट? इम्पैक्ट्स ऑन CO2 एमिशंस और ग्लोबल ट्रांसपोर्ट डिमांड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट। ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी 1955 में और इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस में। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस डेवलप करना रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होता है? मेट्रोलॉजी होता है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस होते हैं वो ये ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है। अब ये स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन सेट करने से क्या होगा? सभी कंट्रीज़ में इन्हीं स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर मेजरमेंट के प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसे कि थर्मामीटर एक्सेट्रा, और इसी एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड के ऊपर सभी कंट्रीज़ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ऐसी भी सिचुएशन आएगी फॉर द कंट्रीज़ की दे विल बी एबल टू एक्सपोर्ट एज वेल, बिकॉज दीज स्टैंडर्ड्स आर एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, है ना। देयरफॉर विद सच स्टैंडर्ड्स कंट्रीज़ के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने एक सर्टिफिकेट इशू करने का एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसका नाम है IOLM सर्टिफिकेट सिस्टम। इस सर्टिफिकेट सिस्टम के थ्रू IOLM सर्टिफिकेट्स इश्यूज़ करे जा सकते हैं, इशू हो सकते हैं और यूज़ करे जा सकते हैं। और इंडिया को रिसेंटली IOLM की जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है वो बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेरिस क्लब। पेरिस क्लब एक 22 कंट्रीज़ का 22 देशों का एक ग्रुप है जो काम करता है डेट रिलीफ के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में। यानी कि जैसे अब पाकिस्तान ने लोन लिया है चाइना से, और अब थैंक्स टू देयर इकोनॉमिक कंडीशंस पाकिस्तान ये लोन चुका नहीं पा रहा है, ना ही इंटरेस्ट दे पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में पेरिस क्लब क्या काम करेगा? इस लोन को चुकाने के लिए एक सॉल्यूशन निकालेगा जो कि सस्टेनेबल होगा और प्रैक्टिकल होगा, लोन प्रोवाइडर के लिए भी और लोन टेकर के लिए भी। इन अदर वर्ड्स पेरिस क्लब वर्क करेगा टू फाइंड सस्टेनेबल डेट रिलीफ सॉल्यूशन फॉर कंट्रीज विच आर
अनेबल टू पे देयर बायलैटरल लोन्स। ये पाकिस्तान और चाइना का एग्जांपल मैंने आपको बस समझाने के लिए दिया था। पाकिस्तान और चाइना इस पेरिस क्लब का पार्ट नहीं है, इंडिया भी इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। जो 22 मेंबर्स हैं जो इस ग्रुप का पार्ट हैं, ये सारे के सारे OECD के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये इनिशिएटिव है दो ऑर्गेनाइजेशंस का, OECD और UNDP। इस इनिशिएटिव के थ्रू कंट्रीज़ के बीच में एक तो टैक्स ऑडिट कैसे करना है उसकी नॉलेज शेयर करी जाएगी, और साथ में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो भी शेयर करी जाएंगी। रिसेंटली इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था इन सेंट लूसिया, और इस प्रोग्राम के लिए इंडिया को पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडिया अपने टैक्स के एक्सपर्ट्स जो भी हैं उनको भेजेगा फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज प्लेसेस इन न्यूज़। इसमें पहला आता है कोलंबो पोर्ट। कोलंबो पोर्ट इज लोकेटेड इन कोलंबो विच इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। अपार्ट फ्रॉम कोलंबो पोर्ट, श्रीलंका के पास 3 और मेजर पोर्ट्स हैं, गाले पोर्ट, त्रिकोणमली पोर्ट और हम्बनटोटा पोर्ट। कोलंबो पोर्ट न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चाइना की एक कंपनी इस पोर्ट पर लॉजिस्टिक कम्प्लेक्स बिल्ड कर रही है। नेक्स्ट इज कच्चातीवो आइलैंड्स। कच्चातीवो आइलैंड्स लोकेटेड है इंडिया और श्रीलंका के बीच। इंडिया और श्रीलंका को एक वाटर बॉडी है जो सेपरेट करती है, जिसका नाम है पार्क स्ट्रेट। इस पार्क स्ट्रेट में ही ये कच्चातीवो आइलैंड लोकेटेड है। एक बार आपको मैं बता दूं कि स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट इज़ अ स्मॉल वाटर बॉडी जो दो बड़े लैंड मासेस को सेपरेट करती है, जैसे कि मलाक्का स्ट्रेट सेपरेट करता है इंडोनेशिया के जो सुमात्रा आइलैंड्स हैं उनको मलेशिया से सेपरेट करता है, ठीक है। कच्चातीवो आइलैंड्स इनहैबिटेड आइलैंड्स हैं, यानी कि इन आइलैंड्स पर कोई नहीं रहता। ये आइलैंड्स पहले इशू था बिटवीन इंडिया और श्रीलंका, बट 1974 में इंडिया ने इन आइलैंड्स को श्रीलंका को दे दिया था अंडर इंडो श्रीलंका मैरिटाइम एग्रीमेंट। सो अब दिस आइलैंड इज़ विद श्रीलंका। ये आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि जो फिशरमैन हैं दोनों कंट्रीज़ के, वो ये आइलैंड का यूज़ कर रहे हैं फॉर फिशिंग पर्पसेस, ठीक है। एंड फॉर दिस रीज़न श्रीलंका थोड़ा नाराज़ रहता है इंडिया से कि भाई आपके फिशरमैन यहाँ हमारे आइलैंड पर आकर फिशिंग कर रहे हैं। एक बार इस आइलैंड की लोकेशन थोड़ी देखो तो आप ये देखोगे कि ये रामेश्वरम और मन्नार आइलैंड से थोड़ा ऊपर है, और साथ में जाफना जो कि श्रीलंका में जो कि LTT का एक सेंटर हुआ करता था उससे थोड़ा साउथ में आता है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सियांग रिवर। सियांग रिवर तिब्बत में जो कि अब चाइना के अंडर है वहाँ से स्टार्ट होती है। तिब्बत से फिर ये रिवर तिब्बत या फिर चाइना में इस रिवर का नाम है यारलंग सांगपो। ये रिवर चाइना में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है और एक पॉइंट पर आकर साउथ डायरेक्शन पकड़ती है और इंडिया में एंटर होती है। ये पॉइंट जहाँ पर ये रिवर साउथ की डायरेक्शन पकड़ती है, इस पॉइंट को बोलते हैं ग्रेट बेंड, एंड दिस ग्रेट बेंड इज नियर नामचा बारवा पीक विच इज़ वन ऑफ द हाइस्ट पीक्स इन द हिमालयन रेंज। सो नामचा बारवा से घूमकर ये इंडिया के लिए टर्न लेती है। अच्छा, जब इंडिया में ये रिवर एंटर होती है इन अरुणाचल प्रदेश, तो इसका नाम यारलंग सांगपो से चेंज होकर सियांग हो जाता है। मतलब इसी सेम रिवर को चाइना में यारलंग सांगपो बोलते हैं, और इंडिया में टू बी प्रिसाइज अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग बोला जाता है। अब कुछ आगे चल के ये रिवर दो और रिवर्स से जुड़ती है जो कि हैं लोहित और दिबांग। ये तीनों रिवर्स जब मिलती हैं तो एक मेजर रिवर बनती है जो है ब्रह्मपुत्र, जो कि इंडिया और बांग्लादेश में फ्लो होकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। सो बेसिकली देर आर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट रिवर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र जो कि हैं सियांग, लोहित और दिबांग। ये सियांग रिवर न्यूज़ में क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि चाइना एक डैम प्रोजेक्ट बना रहा है ऑन दिस रिवर। इस प्रोजेक्ट का नाम है मेडॉक प्रोजेक्ट। जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो 60 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। देखो 1947 में ब्रिटिश ने इंडिया को छोड़ तो दिया, लेकिन अलॉन्ग विद द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऐसे कुछ आइलैंड्स भी थे इन द इंडियन ओशन जो ब्रिटिश रूल के अंडर थे। इन आइलैंड्स को ब्रिटिश ने नहीं छोड़ा और अभी तक ये सारे आइलैंड्स ब्रिटिश के अंडर हैं। इन आइलैंड्स को बोला जाता है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, यानी कि इंडियन ओशन में यूके की ओवरसीज टेरिटरी। ये आइलैंड टेरिटरीज लोकेटेड है सेंट्रल इंडियन ओशन में, और ये एक सेमी सर्कल की शेप में है। और इन आइलैंड्स में इंक्लूडेड है डिएगो गार्सिया अटॉल, जहाँ पे US मिलिट्री का ओवरसीज बेस है। और तो और डिएगो गार्सिया आइलैंड इन सभी आइलैंड्स में से जो कि ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में आते हैं इन सब में से सदर्न मोस्ट है और सबसे बड़ा भी है साइज में। डिएगो गार्सिया के अलावा 2-3 आइलैंड्स और मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ।
सोलोमन आइलैंड्स, थ्री ब्रदर्स आइलैंड्स, ईगल आइलैंड, डेंजर आइलैंड एक्सेट्रा, ये सारे नाम हैं और कुछ आइलैंड्स के जो इस ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में हैं अपार्ट फ्रॉम डिएगो गार्सिया। इन आइलैंड्स को ऑफिशियली स्टेटस दिया गया था ब्रिटिश इंडियन ओवरसीज टेरिटरी का इन 1965, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली 32 इंडियन फिशरमैन जो इन आइलैंड्स के पास से गुजर रहे थे उनको ब्रिटिश नेवी ने अरेस्ट किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्लेस विच इज़ कम्बोडिया। अगर आप अपने मैप में देखो तो कम्बोडिया साउथ ईस्ट एशिया में आता है, आसियान का मेंबर है और ये कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद 3 अदर कंट्रीज जो कि हैं थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। कम्बोडिया एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। कम्बोडिया एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है और इसकी कोस्ट लाइन मिलती है विद गल्फ ऑफ थाईलैंड। एंड कम्बोडिया इज होम टू अंकोर वाट जो कि यूनेस्को के अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट इज लाओस। इस कंट्री को लाओ पीडीआर भी बोला जाता है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और ये कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद चाइना, वियतनाम, कम्बोडिया, थाईलैंड और म्यांमार। लाओस वर्ल्ड का सेकंड कंट्री बन गया है टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलारियासिस इन 2023। लिम्फेटिक फिलारियासिस एक पैरासिटिक डिसीज है जो कि होता है ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक वॉर्म्स। इस डिसीज़ को एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है और ये एक ट्रॉपिकल डिसीज़ है, यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा प्रेवलेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, लाओस इज़ द सेकंड कंट्री टू एलिमिनेट दिस डिसीज़। इसमें पहला कंट्री था इसको एलिमिनेट करने वाला था बांग्लादेश। और हाल ही में इंडिया और लाओस के बीच में कुछ MOUs भी साइन हुए हैं टू इम्प्लीमेंट 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी एंड IT। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंट्री विच इज़ वियतनाम। वियतनाम लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद चाइना, लाओस एंड कम्बोडिया और ये कोस्टल बॉर्डर शेयर करता है विद साउथ चाइना सी। वियतनाम इंडिया का वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। नाउ कमिंग टू साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी एक काफ़ी डिस्प्यूटेड वाटर बॉडी है। नाम से ही पता आपको चल गया होगा कि ये मेनलैंड चाइना के साउथ में लोकेटेड है। इस वाटर बॉडी को सराउंड करते हैं 7 देश जिनमें आते हैं चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई। अपार्ट फ्रॉम इट साउथ चाइना सी में कुछ ऐसे कुछ आइलैंड्स भी आते हैं जिनमें से इंपॉर्टेंट वंस आर पारासिल आइलैंड्स, स्पार्टली आइलैंड्स और स्कारबोरो शोल। चाइना ने एक इमेजिनरी लाइन बनाई है साउथ चाइना सी में जो जिसको बोलते हैं 9 डैश लाइन। ये 9 डैश लाइन एक यू शेप फॉर्म करता है। ये जो इस मैप में आप रेड में 9 डैश लाइन 9 डैश आपको दिख रहे हैं, ये एक लाइन फॉर्म करते हैं यू शेप में एंड दिस इज़ द 9 डैश लाइन। और चाइना के अकॉर्डिंग जितना भी एरिया इस यू शेप लाइन के बीच में आता है वो सब पार्ट है चाइना के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। ये एरिया जो चाइना क्लेम करता है ये लगभग 90% है पूरे साउथ चाइना सी के एरिया का, यानी कि इन अदर वर्ड्स चाइना पूरे साउथ चाइना सी का 90% हिस्सा क्लेम करता है और इस एरिया में जितने भी आइलैंड्स आते हैं इंक्लूडिंग पारासिल एंड स्पार्टली आइलैंड्स, इन सबको चाइना अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। अब चाइना को इस हरकत का क्या फ़ायदा मिलेगा कि अगर बाकी सराउंडिंग कंट्रीज एक्सेप्ट कर लेते हैं चाइना की 9 डैश लाइन तो फिर चाइना को एक्सेस मिलेगा इस पूरे एरिया के रिसोर्सेज का जो पानी के नीचे हैं। साथ ही साथ चाइना अपने मिलिट्री बेसिस बना सकता है ऑन दीज आइलैंड्स और इनफैक्ट बना भी चुका है अब तक। और क्योंकि ये एरिया चाइना के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है तो फिर चाइना के शिप्स और जेट्स फ्रीली मूव कर सकते हैं इस एरिया में। एक बात याद रखना कि UN क्लॉज के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो किसी भी कंट्री का होगा वो होगा 200 नॉटिकल माइल्स का। और ये जो 9 डैश लाइन है इसमें जो एरिया चाइना क्लेम कर रहा है दिस एरिया इज़ वे बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम चाइना, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ UN क्लॉज ये एरिया चाइना के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंट्री विच इज सीरिया। सीरिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद टर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनन और इसराइल के साथ में। सीरिया एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इस कंट्री का कोस्ट मेडिटेरेनियन सी को टच करता है। गोलन हाइट्स के बारे में आपने सुना होगा, ये एरिया सीरिया में आता था लेकिन इसको इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था 1967 की वॉर में। सो नाउ गोलन हाइट्स इज़ अंडर इसराइल। कमिंग टू द नेक्स्ट कंट्री विच इज़ आर्मेनिया। आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और ये बॉर्डर शेयर करता है विद अज़रबैजान, नागोर्नो काराबाख जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन अज़रबैजान एंड आर्मेनिया, टर्की, जॉर्जिया, ईरान और नाख्शिवान ऑटोनॉमस रिपब्लिक जो कि अज़रबैजान के अंडर आता है।
आर्मेनिया आता है इन द ट्रांस कॉकेशियन रीजन। ट्रांस कॉकेशिया रीजन वो रीजन है जो कि आता है कॉकेसस माउंटेन्स के साउथ में। कॉकेसस माउंटेन्स लाई करते हैं बिटवीन ब्लैक सी एंड कास्पियन सी, और ये माउंटेन रेंज स्प्रेड है इन प्राइमरीली इन 4 कंट्रीज जो कि हैं रशिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान और आर्मेनिया। रिसेंटली इंडिया और आर्मेनिया ने एक एमओयू साइन किया है टू शेयर डिजिटल सॉल्यूशंस सो एज टू ब्रिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट कंट्री इज़ बहरीन। बहरीन बॉर्डर शेयर करता है विद 2 कंट्रीज जो कि हैं कतर और सऊदी अरेबिया। बहरीन लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, और जो वाटर बॉडी इससे बॉर्डर करती है उसका नाम है पर्शियन गल्फ। बहरीन एक पूरा कंटिन्यूस लैंड नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो मिलकर बनाते हैं। सॉरी, बहरीन एक पूरा कंटिन्यूस लैंड नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को मिलकर बना है, जिसमें बहरीन आइलैंड्स आता है, और ये साथ ही साथ 30 और आइलैंड्स आते हैं। नाउ कमिंग टू ईरान। ईरान आपको पता है कि वेस्ट एशिया या फिर मिडल ईस्ट का एक मेजर कंट्री है, और इसके नेबरिंग कंट्रीज में आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, आर्मीनिया और टर्की। अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज ईरान का बॉर्डर लगता है विद 3 वाटर बॉडीज, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और कास्पियन सी। रिसेंटली ईरान ने डिसाइड किया है अपनी एम्बेसी रीओपन करने का सऊदी अरेबिया की रियाद सिटी में। कमिंग टू द नेक्स्ट कंट्री विच इज़ कतर। कतर बहरीन और यूएई के बीच में है, और ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद 3 कंट्रीज, बहरीन, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। और जो वाटर बॉडी इससे बॉर्डर करती है वो है पर्शियन गल्फ। रिसेंटली अफगानिस्तान से रिलेटेड मीटिंग्स हुई थी कतर में, और इन दोहा में हुई थी, और इन मीटिंग्स को यूएन ने ऑर्गेनाइज किया था। एक फैक्ट और है कि कतर में कोई परमानेंट फ्रेश वाटर बॉडी नहीं है, जैसे कि कोई रिवर या फिर फ्रेश वाटर लेक जो कि सारे सीजन्स में पूरे पूरे साल एग्जिस्ट करे, ऐसे कोई भी फ्रेश वाटर बॉडी नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंट्री विच इज़ लेबनान। लेबनान इसराइल के नॉर्थ में आता है, और ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद 2 कंट्रीज, इसराइल और सीरिया। लेबनान का कोस्ट मेडिटेरेनियन सी को भी टच करता है। वेरी लाइकली लेबनान को प्लेस किया जाएगा FATF की ग्रे लिस्ट में वेरी सून। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंट्री विच इज़ टर्की, जिसका नाम अब चेंज होकर तुर्की हो गया है। टर्की लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ईरान, इराक, सीरिया, ग्रीस और बल्गारिया से। टर्की का जो बॉर्डर है वो 3 वाटर बॉडीज़ को भी टच करता है, जिनमें आती है मेडिटेरेनियन सी, एजियन सी और ब्लैक सी। रिसेंटली जो टर्की का प्रेसिडेंट है एर्दोगान, वो री इलेक्ट हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इन द लाइन इज नागोर्नो काराबाख रीजन। ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन आर्मेनिया एंड अज़रबैजान, और एट प्रेजेंट इसको अज़रबैजान कंट्रोल करता है। इस रीजन को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ पार्ट ऑफ अज़रबैजान, लेकिन इस रीजन में जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एथनिकली आर्मेनियंस है। सो इस रीजन में लोग जो रहते हैं वो बाय कल्चर और बाय एथनिसिटी तो आर्मेनियंस है, लेकिन इस रीजन पर कंट्रोल अज़रबैजान का है, और इंटरनेशनली भी इस एरिया को रिकॉग्निशन मिली है एज पार्ट ऑफ अज़रबैजान। इस नागोर्नो काराबाख रीजन को आर्मेनिया बुलाता है अर्त्सक रीजन, और इस रीजन पर डिस्प्यूट बिटवीन द 2 कंट्रीज ये स्टार्ट हुआ था 1917 में। 1917 में अगर आपको पता होगा कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, विच रिजल्टेड इन फॉल ऑफ रशियन एम्पायर, बट बस तभी से ये वाला डिस्प्यूट भी आफ्टर द फॉल ऑफ रशियन एम्पायर ये डिस्प्यूट भी शुरू हो गया था। ये डिस्प्यूट जो कि है अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच, इसको रिजॉल्व करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था इन 1994, जिसका नाम है मिन्स्क ग्रुप। इस ग्रुप को चेयर करते या फिर लीड करते हैं 3 कंट्रीज, जिनमें आते हैं USA, फ्रांस और रशिया। ये मिन्स्क ग्रुप फॉर्म हुआ था बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, OSCE ग्रुप, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें इन टोटल 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये OSCE नेटो से भी बड़ी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो रीजन है नागोर्नो काराबाख, ये एक लैंडलॉक्ड एरिया है जो कि आता है साउथ कॉकेसस रीजन में। कॉकेसस रीजन जो जैसे मैंने आपको बताया कि वो वाला रीजन है जहाँ पे कॉकेसस माउंटेन्स लोकेटेड हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रेड सी। ये जो वाटर बॉडी है रेड सी, ये सेपरेट करती है अफ्रीका और एशिया को। इस वाटर बॉडी को एक छोटा सा एक्सटेंशन भी मान सकते हैं ऑफ द इंडियन ओशन। साउथ से तो ये कनेक्टेड तो ये इंडियन ओशन से कनेक्टेड है थ्रू द बल ए मंदेब स्ट्रेट। ये स्ट्रेट के एक साइड पर तो रेड सी और दूसरे साइड पर है गल्फ ऑफ एडन।
और दोनों रेड सी और गल्फ ऑफ एडन इंडियन ओशन का पार्ट है। और रेड सी नॉर्थ में कनेक्टेड है विद द मेडिटेरेनियन सी थ्रू सुएज कनाल। सुएज कनाल इन दोनों सीज को कनेक्ट करती है। सुएज कनाल पास होती है एक पेनिनसुला से जिसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के अंडर आता है और इस सिनाई पेनिनसुला के लेफ्ट में आता है गल्फ ऑफ सुएज और इसके राइट में आता है गल्फ ऑफ अकाबा। रेड सी को जो कंट्रीज सराउंड करते हैं उनमें आते हैं येमन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया और जिबूती। रेड सी बना है एक डिप्रेशन में, एक बड़े से खड्डे में। ये डिप्रेशन फॉर्म हुआ था ड्यू टू अ फॉल्ट और ये फॉल्ट सेपरेट करता है दो बड़े लैंड ब्लॉक्स को जो कि है नॉर्थ अफ्रीका और अरेबिया। रेड सी जो कि एक फॉल्ट डिप्रेशन पर बना है, ये पार्ट है एक बड़ी सी रिफ्ट वैली का जिसका नाम है ग्रेट रिफ्ट वैली या फिर अफ्रो अरेबियन रिफ्ट वैली। और रेड सी वन ऑफ द सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडीज़ है पूरी दुनिया में। इसके पानी में सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ दक्कम पोर्ट। ये पोर्ट लोकेटेड है ओमान में और इंडिया को 2018 में इस पोर्ट का एक्सेस मिला था फॉर मिलिट्री यूज़ और फॉर लॉजिस्टिकल सपोर्ट। सो मिलिट्री और लॉजिस्टिक्स के पर्पसेस से इंडिया इस पोर्ट का यूज़ कर सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्लेस विच इज चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट ईरान का एक ऐसा पोर्ट है जिसको इंडिया डेवलप करने में असिस्ट कर रहा है और ये पोर्ट हेल्प करेगा इंडिया को टू गेन एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया वाया ईरान। सो यहाँ पर हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर सकते हैं। इस वाले रूट को अगर हम देखें तो सपोज़ इंडिया को अगर मेडिसिन सेंड करनी है टू अफगानिस्तान तो फिर ये मेडिसिन जाएंगी बाय शिप फ्रॉम इंडिया टू चाबार पोर्ट इन ईरान। फिर चाबार पोर्ट से मेडिसिन ट्रांसपोर्ट होंगी टू जाहिदान सिटी जो कि ईरान का पार्ट है और ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर आती है। जाहिदान से ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पार करके मेडिसिन जाएंगी जरंज जो कि अफगानिस्तान में है और जरंज से एक हाईवे जो कि इन मेडिसिन को पहुंचाएगा दिलाराम सिटी तक। ठीक है। सो दिस इज़ द होल रूट। ये रूट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू इंडिया को एक्सेस मिलता है ना ही सिर्फ अफगानिस्तान का बल्कि सेंट्रल एशिया का भी। इंडिया इस चाबार पोर्ट पर एक टर्मिनल डेवलप कर रहा है जिसका नाम है शहीद बेहिस्ती टर्मिनल। और इस टर्मिनल की डेवलपमेंट शुरू हुई थी आफ्टर एन एग्रीमेंट जो कि साइन हुआ था बिटवीन इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान इन 2016। रिसेंटली इंडिया और सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन चाबार पोर्ट ये पहली बार ये मिला और इनकी मीटिंग हुई मुंबई में। नेक्स्ट इज पनामा कनाल। पनामा कनाल पनामा कंट्री से पास होती है और ये कनेक्ट करती है पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को। वैसे तो अगर पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन जाना हो तो फिर अटलांटिक या फिर अटलांटिक से पैसिफिक ओशन जाना हो तो फिर हमें साउथ अमेरिका के नीचे से घूमकर जाना पड़ेगा जो कि बहुत लंबा पड़ सकता है। पनामा कनाल जो कि सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है वो इस डिस्टेंस को बहुत छोटा कर देती है। अच्छा, जो पनामा कनाल है वो जो पनामा कंट्री है वो एक इस्थमस है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। इस्थमस क्या होता है? इस्थमस इज अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड विच कनेक्ट्स टू मेजर लैंड मासेस एंड बिकॉज पनामा इज़ अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड इसलिए इसी कंट्री को चुना गया एक कैनाल बनाने के लिए। जो पनामा कंट्री है वो लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद कोस्टा रिका नॉर्थ और कोलंबिया इन साउथ। और वाटर बॉडीज जो पनामा कंट्री के अराउंड है उनमें आती हैं पैसिफिक ओशन लेफ्ट में और अटलांटिक ओशन राइट में। अटलांटिक ओशन में स्पेसिफिकली कैरेबियन सी है जो कि पनामा कंट्री को टच करता है। कैरेबियन सी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द अटलांटिक ओशन एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। ठीक है। रिसेंटली इंडिया और पनामा कंट्री के बीच एक एमओयू साइन हुआ ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंट्री विच इज सरीनाम। सरीनाम जो कंट्री है वो साउथ अमेरिका में आता है ब्राज़ील के ऊपर। ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद ब्राज़ील, गुयाना एंड फ्रेंच गुयाना। और ये और वाटर बॉडी जो सरीनाम को टच करती है वो है अटलांटिक ओशन। ये जो कंट्री है ये बॉक्साइट का वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स है पूरी दुनिया में। और रिसेंटली इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको सरीनाम की गवर्नमेंट ने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। जैसे इंडिया में भारत रत्न होता है वैसे ही सरीनाम का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये इंडिया के प्रेसिडेंट को दिया गया है। और ये ऑनर किस ओकेजन पर दिया गया? यह ऑनर दिया गया है ऑन द 150th एनिवर्सरी ऑफ द अराइवल ऑफ इंडियंस इन सरीनाम। जब से इंडियन सरीनाम में आज लेबरर्स आना शुरू हुए थे उसको करीब 150 साल हो चुके हैं, तो उसकी एनिवर्सरी पर ये इंडियन प्रेसिडेंट को वो सिविल ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट कंट्री इज कुबा। कुबा एक आइलैंड है जो कि अटलांटिक ओशन में आता है। कुबा के अराउंड 3 वाटर बॉडीज़ हैं जिनमें आती हैं अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी। गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी दोनों अटलांटिक ओशन का एक्सटेंशन है।
क्यूबा इज़ वन ऑफ द मेनी आइलैंड्स जो कि इस रीजन में है। इन सभी आइलैंड्स को मिलाकर एक एंटिटी बनती है जिसको वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं, और क्यूबा इज़ द बिगेस्ट आइलैंड इन द वेस्ट इंडीज़। ठीक है। नेक्स्ट कंट्री इज़ बेलीज। ये कंट्री सेंट्रल अमेरिका में आता है और ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद मेक्सिको एंड ग्वाटेमाला। और जो वाटर बॉडी इसको टच करती है वो है कैरिबियन सी। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट बैरियर रीफ है, वैसे ही बेलीज में भी एक बैरियर रीफ है जिसका नाम है बेलीज बैरियर रीफ रिजर्व सिस्टम। ये बैरियर रीफ रिजर्व सिस्टम आता है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और रिसेंटली बेलीज को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया बाय द WHO। नेक्स्ट कंट्री इज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो कि साउथ अमेरिका में आता है, ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद चिले, बोलीविया, पैराग्वे, ब्राज़ील एंड यूरुग्वे। और जो वाटर बॉडी इसको टच करती है दैट इज अटलांटिक ओशन। रिसेंटली अर्जेंटीना ने डिसाइड किया है टू बाय हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम इंडिया, और इसके लिए इस कंट्री ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है विद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के साथ में। और इंडिया एंड अर्जेंटीना के बीच एक और एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग, जो अर्जेंटीना में कंडक्ट करी जाएगी। नेक्स्ट कंट्री इज इक्वाडोर। इक्वाडोर इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद कोलंबिया एंड पेरू। और जो वाटर बॉडी इसको टच करती है वो है पैसिफिक ओशन। जो इक्वेटर है वो इक्वाडोर से पास होता है, और गालापागोस आइलैंड जो कि एक वॉल्केनिक आर्किपेलागो है वो इक्वाडोर का पार्ट है। रिसेंटली इक्वाडोर में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंट्री विच इज मेक्सिको। मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है और ये लैंड बाउंड्री शेयर करता है विद USA, ग्वाटेमाला एंड बेलीज। जो वाटर बॉडीज मेक्सिको टच करती हैं उनमें आती हैं पैसिफिक ओशन, गल्फ ऑफ मेक्सिको और कैरेबियन सी। रिसेंटली मेक्सिको में अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट कंट्री इज त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड्स का ही पार्ट है। ये वाटर बॉडी शेयर करते हैं विद कैरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ पारिया। गल्फ ऑफ पारिया सेपरेट करता है त्रिनिदाद एंड टोबैगो को फ्रॉम वेनेजुएला। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंट्री विच इज़ गुयाना। ये कंट्री साउथ अमेरिका में आता है और ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद सरीनाम, ब्राज़ील एंड वेनेजुएला। जो वाटर बॉडी इसे टच करती है उसका नाम है अटलांटिक ओशन, और इस कंट्री से एसेकीबो नाम की रिवर भी पास होती है। नेक्स्ट कंट्री इज़ वेनेजुएला। वेनेजुएला भी साउथ अमेरिका में आता है और ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद गुयाना, ब्राज़ील एंड कोलंबिया। और जो वाटर बॉडीज़ इसे टच करती हैं उनमें आती हैं कैरेबियन सी एंड अटलांटिक ओशन। वेनेजुएला में साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक है जिसका नाम है लेक माराकाइबो। और रिसेंटली इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला, जो कि 3 साल पहले इंडिया ने बैन कर दिया था ड्यू टू US सैंक्शंस ऑन वेनेजुएला। अब इंडो पैसिफिक की कुछ कंट्रीज़ देख लेते हैं, जिनमें पहली है कोकोस आइलैंड्स। कोकोस आइलैंड्स इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है और ये ऑस्ट्रेलिया की एक एक्सटर्नल टेरिटरी है। ये लोकेटेड है साउथ ऑफ इंडोनेशिया एंड वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में इन द ईस्ट इंडियन ओशन। कोकोस आइलैंड्स आर नथिंग बट कोरल अटॉल्स। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कोरल रीफ्स से आइलैंड्स बनते हैं, अटॉल्स बनते हैं। सो कोकोस आइलैंड्स आर सच कोरल अटॉल्स। इन आइलैंड्स की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है because these islands are very close to international sea trade routes and are very near to maritime choke points like Malacca Strait. So for this reason, India effort कर रहा है for some kind of military coordination और cooperation with these islands। और recently Indian Navy के aircrafts visit किए थे कोको आइलैंड्स को। इन आइलैंड्स को कीलिंग आइलैंड्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ये आइलैंड्स पार्ट है एक वोल्केनिक आग का, जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम PNG और एक्सटेंड होती है टिल वानुआतू। नेक्स्ट इज मार्शल आइलैंड्स। मार्शल आइलैंड्स आर अगेन लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। सो ये जो मार्शल आइलैंड्स हैं ये डिवाइडेड है 2 ग्रुप्स में, 2 चेन ऑफ आइलैंड्स में। ये है पहली तो रताक चेन ऑफ आइलैंड्स जिसको सनराइज ग्रुप भी बोला जाता है क्योंकि ये ईस्ट में लोकेटेड है और सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। और दूसरी है रालिक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो कि जिसको सनसेट ग्रुप भी बोला जाता है क्योंकि जो सनसेट होता है वो वेस्ट की डायरेक्शन में, एंड दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ द रताक ग्रुप। जो मार्शल आइलैंड्स हैं यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी शार्क की सेंचुरी लोकेटेड है, और रिसेंटली USA ने एक 20 साल का एग्रीमेंट साइन किया है विद मार्शल आइलैंड्स टू गिव देम इकोनॉमिक असिस्टेंस। ये USA की स्ट्रैटेजी है टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज सो एज टू काउंटर चाइनीज डोमिनेशन इन एशिया पैसिफिक। नेक्स्ट इज ईस्ट सी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सी ऑफ जापान।
ये सी सराउंडेड है बिटवीन रशिया, कोरिया, सखालिन आइलैंड्स जो कि रशिया का पार्ट है, और जापान। और ये सी जापान के वेस्ट में आता है, एंड दिस सी इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। रिसेंटली चाइना और रशिया ने एयर और सी ड्रिल्स कंडक्ट करी थी इन दिस सी, इन द ईस्ट सी, और इस इवेंट को नाम दिया गया था नॉर्दर्न इंटरैक्शन 2023। नाउ द नेक्स्ट कंट्री इज फिजी। फिजी जो कि पैसिफिक ओशन के रीजन में है, इसको जो वाटर बॉडी टच करती है दैट इज़ द कोरो सी। फिजी आइलैंड से पास करते हैं टॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, और फिजी आइलैंड्स मेनली फॉर्म हुए थे थ्रू 3 प्रोसेसेस: वोल्केनिक एक्शन, सेडिमेंट्री डिपॉजिट और कोरल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज पापुआ न्यू गिनी, या फिर पीएनजी। पीएनजी इज राइट नेक्स्ट टू इंडोनेशिया ऑन द ईस्टर्न साइड, और ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में लोकेटेड है। पीएम मोदी ने रिसेंटली अटेंड करी थी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट, जो कि होस्ट करी गई थी इन पीएनजी। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये समिट है इंडिया और पैसिफिक आइलैंड्स के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। और रिसेंटली एक वोल्केनो जिसका नाम है माउंट उलावुन, और जो कि लोकेटेड है पीएनजी में, ये इरप्ट हुआ, और इसके कंटेक्स्ट में इंडिया ने $1 मिलियन की रिलीफ असिस्टेंट अनाउंस की है टू पीएनजी। नेक्स्ट कंट्री इज तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते जिसको ईस्ट तिमोर भी बोला जाता है, ये लोकेटेड है राइट नेक्स्ट टू इंडोनेशिया इन द ईस्टर्न साइड। जो वाटर बॉडीज इसको टच करती हैं उनमें आती हैं तिमोर सी, जो कि तिमोर के साउथ में आता है। देन देर इज़ वेटा सी, जो कि तिमोर के नॉर्थ में आता है और तिमोर को सेपरेट करता है फ्रॉम इंडोनेशिया। और ओम्बाई स्टेट जो कि तिमोर के वेस्ट में आता है। इंडिया ने रिसेंटली डिसाइड किया है टू ओपन इट्स एम्बेसी इन तिमोर लेस्ते। ठीक है। नाउ द लास्ट कंट्री इन पैसिफिक ओशन इज वानुआतू। ये आइलैंड कंट्री पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आता है। ये कंट्री बना है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को मेलेनेशियन आर्किपेलागो भी बोला जाता है। रिसेंटली यूएन ने एक रेजोल्यूशन इस कंट्री ने प्रपोज किया था, जिसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे से ओपिनियन लिया जाना चाहिए रिलेटेड टू द लीगल ऑब्लिगेशंस जो कंट्रीज़ की हैं रिगार्डिंग हाउ टू प्रोटेक्ट क्लाइमेट सिस्टम एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट ऑल टू डू फॉर पीपल अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। ठीक है। ये रेजोल्यूशन यूएनजीए ने अडॉप्ट कर लिया था। सो अब से कंट्रीज जो भी स्टेप्स लेंगे इन दीज एरियाज, इसको लेकर कंट्रीज़ को आईसीजे से एक ओपिनियन लेना होगा रिगार्डिंग देयर लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक है। अब आते हैं यूरोप पर, जिसमें पहला कंट्री है इटली। इटली लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवेनिया। और जो वाटर बॉडी इटली को टच करती है उनमें आते हैं मेडिटेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, टेरहेनियन सी और लिगुरियन सी। इंडिया और इटली ने रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया डिफेंस कोऑपरेशन पर। और नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंट्री विच इज़ माल्टा। माल्टा एक आइलैंड कंट्री है जो कि इटली के साउथ में लोकेटेड है, और ये मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है। और माल्टा बना है 3 आइलैंड से बेसिकली। पहला है माल्टा, दूसरा है गोजो और तीसरा है कोमिनो। नेक्स्ट कंट्री इज़ स्लोवेनिया। स्लोवेनिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद इटली, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया एंड हंगरी। और जो वाटर बॉडी इसको टच करती है उसमें आती है एड्रियाटिक सी। स्लोवेनिया में रिसेंटली कंडक्ट करी गई थी बार्सिलोना कन्वेंशन की 23rd मीटिंग। बार्सिलोना कन्वेंशन जो है वो फोकस करती है इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन इन मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट कंट्री इज लिथुआनिया। लिथुआनिया लैंड बॉर्डर शेयर करती है विद लाटविया, बेलारूस, पोलैंड और कालिनिनग्राड। ये चीज़ याद रखना कि कालिनिनग्राड रशिया का ही पार्ट है, ऑल्दो मेनलैंड रशिया से थोड़ा सा अलग है। और लिथुआनिया के पास में जो वाटर बॉडी है दैट इज़ बाल्टिक सी। लिथुआनिया इज़ वन ऑफ द बाल्टिक कंट्रीज़। बेसिकली 3 बाल्टिक कंट्रीज़ हैं जिनमें आते हैं लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया। नेक्स्ट कंट्री साइप्रस। साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है जो कि मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है। साइप्रस इज़ द 3rd लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी आफ्टर सिसिली एंड सार्डिनिया। साइप्रस का टेरिटोरियल इशू चल रहा है विद टर्की। ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑकनी आइलैंड्स। ऑकनी आइलैंड्स जो कि एक ग्रुप है 70 आइलैंड्स का। ये सिचुएटेड है स्कॉटलैंड के नॉर्थ में। ठीक है। 15th सेंचुरी तक ये आइलैंड्स पर नॉर्वे और डेनमार्क का कंट्रोल रहा है, बट उसके बाद से स्कॉटलैंड के अंडर ये आइलैंड्स आ गए थे। अभी ये आइलैंड स्कॉटलैंड के अंडर ही हैं, एंड देयरफॉर ऑकनी आइलैंड्स इज अ पार्ट ऑफ यूके, क्योंकि स्कॉटलैंड यूके का पार्ट है।
लेकिन रिसेंटली ऑकनी आइलैंड्स ने प्रपोज किया है कि ये स्कॉटलैंड और यूके से अलग होना चाहते हैं और ये बनना चाहते हैं एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी अंडर नॉर्वे। यानी कि हम नॉर्वे के अंडर आना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ यूके इन जनरल एंड स्कॉटलैंड इन पर्टिकुलर। लेकिन नॉर्वे के अंडर एक सेल्फ गवर्निंग रीजन, एक ऑटोनॉमस रीजन की तरह ऑपरेट करना चाहते हैं। ऑकनी आइलैंड्स में 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आती हैं। इनमें आती हैं स्कारा ब्रे, रिंग ऑफ ब्रॉडगर, स्टैंडिंग स्टोन्स ऑफ स्टेनिस और माइशो चेम्बर्ड टूम्ब। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रीजन विच इज़ अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे पहले आता है साहेल रीजन। साहेल रीजन वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि मिलकर बनता है अफ्रीका के 12 कंट्री से। इन कंट्रीज़ में आते हैं मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून, चाद, सूडान और एरिट्रिया। अफ्रीका के मैप में अगर देखोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि ये साहिल रीजन वेस्ट टू ईस्ट एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये साहिल रीजन अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से लेकर ईस्ट कोस्ट तक स्प्रेड है, यानी कि अटलांटिक ओशन भी टच करता है और साथ में रेड सी भी टच करता है। लेकिन साहिल रीजन डिनोट क्या करता है? साहिल रीजन एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन सहारा डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड सवानाज ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। सो अगर आप नॉर्थ से साउथ जाओगे साहिल रीजन में तो आपको दिखेगा कि जो सहारा डेजर्ट का स्प्रेड है वो कम होता जा रहा है और वो रिप्लेस होता जा रहा है बाय इंक्रीजिंग स्प्रेड ऑफ सवानाज। सो यहाँ जो वेजिटेशन टाइप है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम डेजर्ट टू सवाना व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द साहिल रीजन। ठीक है, ये साहिल रीजन एक सेमी एरिड एरिया है बिकॉज इट इज़ मिक्स ऑफ डेजर्ट एंड सवाना। नाउ नेक्स्ट कंट्री इज तंजानिया। तंजानिया जो कंट्री है ये लोकेटेड है अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पर, यानी कि ये बॉर्डर शेयर करता है विद द इंडियन ओशन। इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इनमें आते हैं कीनिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया और मोजाम्बिक। इंडियन ओशन के अलावा कुछ और वाटर बॉडीज़ भी हैं जो तंजानिया को सराउंड करती हैं या फिर तंजानिया के बॉर्डर पर आती हैं। इनमें आती हैं लेक विक्टोरिया जो कि युगांडा, कीनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर आती है। लेक नायसा जिसको लेक मलावी भी बोलते हैं, ये लेक आती है तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक के बॉर्डर पर। और तीसरी है लेक तंगनाइका जो कि तंजानिया के वेस्ट में आती है और ये बॉर्डर शेयर करती है विद बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया एंड जाम्बिया। रिसेंटली तंजानिया ने एक आइलैंड जिसका नाम है ज़ांज़िबार, यहाँ पर आईआईटी मद्रास ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया है। ठीक है, सो वन मोर थिंग, तंजानिया से पास होता है रिवर कॉन्गो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कंट्री इज सेनेगल। सेनेगल वेस्ट अफ्रीका में आता है और ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद माली, विद गिनी एंड विद गिनी बिसाऊ। और ये कंट्री अटलांटिक ओशन को टच करता है। अपार्ट फ्रॉम इट सेनेगल लाई करता है एक डिप्रेशन में जिसका नाम है सेनेगल मॉरिटेरियन बेसन। आई एम श्योर आप लोगों ने फिजिकल जोग्राफी में पढ़ा होगा कि डिप्रेशन कैसे होते हैं और ये कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, वो भी मैं इसमें समझाऊंगा नहीं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंट्री विच इज़ कोमोरोस। कोमोरोस एक आइलैंड कंट्री है जो कि अफ्रीका का ही पार्ट है लेकिन ये लोकेटेड है इंडियन ओशन में। कोमोरोस आइलैंड्स में बेसिकली 4 आइलैंड्स आते हैं जो कि हैं ग्रांदे, मोहेली, आंजुआन और मायोते। इनमें से मायोते आइलैंड्स जो है वो ऑल्दो कोमोरोस आइलैंड्स क्लेम करता है कि भी ये हमारा पार्ट है, लेकिन इसको एडमिनिस्टर फ्रांस करता है। और ये चारों आइलैंड्स फॉर्म होते हैं ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कंट्री इज इथियोपिया। इथियोपिया अफ्रीका के ईस्ट में आता है। ये अगर आप मैप में देखें तो ऐसा एक बार लग सकता है कि इसके बॉर्डर रेड सी से टच करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एरिट्रिया जो कंट्री है इथियोपिया के नॉर्थ में, उसका एक बहुत स्लिम सा लैंड स्ट्रिप एक्सटेंड होता है जो आगे जाके जिबूती से मिलता है और जिबूती आगे जाके सोमालिया से। सो ये 3 कंट्रीज़ हैं जिनके बॉर्डर्स रेड सी या फिर इंडियन ओशन से टच करते हैं एंड देयरफॉर इथियोपिया इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री जो कि है सराउंडेड बाय एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, कीनिया, साउथ सुडान एंड सुडान। अच्छा, ये जो पॉइंटिंग्स आपको दिख रहा होगा रेड सी के नीचे, दिस इज कॉल्ड एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं टोटल 3 से 4 कंट्रीज जिनमें आता है सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और एरिट्रिया। इथियोपिया इन सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्रीज़ में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंट्री विच इज़ नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका के वेस्ट में आता है और
इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं नाइजर, चाड, कैमरून और बेनिन। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है और इस कंट्री का जो कोस्ट है वो टच करता है गल्फ ऑफ गिनी, जो कि पार्ट है अटलांटिक ओशन का, उसको। इस कंट्री को जायंट ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट कंट्री इज़ माली। माली एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोते दी इवोइरे, गिनी, सेनेगल और मॉरिटानिया। और जो रिवर नाइजर है वो इस कंट्री से पास होती है। नेक्स्ट कंट्री इज़ मोजाम्बिक। मोजाम्बिक तंजानिया के साउथ में आता है और इसकी कोस्ट लाइन टच करती है विद द इंडियन ओशन। इसके नेबरिंग कंट्रीज़ में आता है तंजानिया, मलावी, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, एस्वातिनी जिसको पहले स्वाजीलैंड भी बोला जाता था, और साउथ अफ्रीका। इस कंट्री से पास होती है तीन रिवर्स जो कि हैं जाम्बेजी रिवर, लिम्पोपो रिवर और रुवुमा रिवर। और लेक मलावी या फिर लेक नायसा भी इस कंट्री के बॉर्डर पर आती है। ये दोनों नाम एक ही लेक का है, एक ही लेक के हैं, ठीक है। मोजाम्बिक में एक गैस फील्ड है जिसका नाम है काबो दिलगादो। इस गैस फील्ड में 30% स्टेक ओन करती है इंडियन की एनर्जी कंपनीज, जिनमें आती हैं ONGC विदेश, BPCL, ऑयल इंडिया एक्सेट्रा। द नेक्स्ट कंट्री वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सूडान। सूडान इजिप्ट के नीचे और एरिट्रिया के ऊपर आता है और इसका कोस्ट मिलता है रेड सी से, एंड सो इट इज़ नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। अगर आप मैप में इस कंट्री के नीचे देखो तो एक कंट्री आपको दिखेगा जिसका नाम है साउथ सूडान। सूडान से ही अलग होकर बना है इन 2011, और साउथ सूडान वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट कंट्री है। सो जो सूडान कंट्री है इसका पार्टीशन हुआ था इन 2011, और अब ये कंट्री जो है वो अपने लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद इजिप्ट, लिबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया और एरिट्रिया। जो नेक्स्ट कंट्री है वो है नाइजर। नाइजर लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद अल्जीरिया, लिबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो एंड माली। और साथ ही में नाइजर जो है इस कंट्री से पास होती है नाइजर रिवर, विच इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका आफ्टर नाइल एंड कॉन्गो। नेक्स्ट कंट्री इज मलावी। मलावी कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद तंजानिया, मोजाम्बिक एंड जाम्बिया, और लेक मलावी या फिर लेक नायसा इसके बॉर्डर पर आती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंट्री विच इज़ लिबिया। लिबिया नॉर्थ अफ्रीका में आता है और ये कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद तुनीसिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, सूडान एंड इजिप्ट। जो वाटर बॉडी इस कंट्री को टच करती है दैट इज़ द मेडिटेरेनियन सी। इस कंट्री में घिबली जो कि एक हॉट एरिड विंड है, जैसे कि हमारे यहाँ पे समर में लू चलती है ना, वैसे ही घिबली नाम की एक विंड लिबिया में चलती है जो कि हॉट है और एरिड विंड है, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री इज गिबॉन। गिबॉन आता है वेस्ट अफ्रीका में और यहाँ पर रिसेंटली कू हुआ था बाय द मिलिट्री। कू इज़ बेसिकली अ मिलिट्री टेक ओवर, गवर्नमेंट हटा दी जो चुनी गवर्नमेंट है, और मिलिट्री ने देश को टेक ओवर कर लिया, ठीक है। ये कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दिस कंट्री ऑल्सो शेयर्स कोस्टल बाउंड्रीज विद द अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट कंट्री इज बुर्किना फासो। ये कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद माली, नाइजर, बेनिन, कोते दे इवियोरे, घाना और टोगो। नेक्स्ट कंट्री जाम्बिया। जाम्बिया जो कि अफ्रीका के साउथ में आता है। ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया। नेक्स्ट कंट्री इज़ बेनिन। बेनिन वेस्ट अफ्रीका में आता है और ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद बुर्किना फासो, नाइजीरिया, टोगो और नाइजर। और ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है और इसके कोस्ट पर आता है अटलांटिक ओशन। इंडिया बेनिन का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे वर्ल्ड में। बेनिन किसी भी और कंट्री से इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता जितना इंडिया के साथ में करता है। नेक्स्ट कंट्री इज युगांडा। युगांडा सेंट्रल अफ्रीका में एक कंट्री है जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद साउथ सूडान, कीनिया, तंजानिया, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है लेकिन एक मेजर वाटर बॉडी को टच करता है विच इज़ द लेक विक्टोरिया। रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर युगांडा के विजिट पर गए थे। द लास्ट कंट्री इन आवर लिस्ट इज जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद बोत्सवाना, जाम्बिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका। इस कंट्री से 2 रिवर्स पास होती हैं, जाम्बेजी रिवर और लिम्पोपो रिवर।
और साथ में लेक करेबा जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन मेड लेक है, वो लोकेटेड है जिम्बाब्वे में और ज़ाम्बिया के बॉर्डर पर। जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया दोनों के बॉर्डर पर ये लेक लोकेटेड है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसमें मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया जो पेज नंबर 20 और 56 के बीच में था। और अगली वीडियो जल्दी आएगी, उसमें मैं थर्ड पार्ट कवर करूँगा। PT 365 इंटरनेशनल रिलेशंस का थर्ड पार्ट कवर करूँ। इसको वैसे मैंने 4 पार्ट्स में कर रखा है, लेकिन थर्ड पार्ट में तब अगली वीडियो में कवर करूँगा।